बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद आपको DNA के स्टूडियो से खुश आमदीद कहते हैं। ये इस हफ़्ते का आखिरी प्रोग्राम है और हस्ब मामूल मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सलीम बुखारी साहब, जनाब PJ मीर साहब, जनाब जावेद इकबाल साहब। बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। ये कहानियाँ और स्टोरियाँ तो चलती रहती हैं, कुछ मेरा ख्याल है काम ही नहीं है, लोगों को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मुझे एक छोटी सी बात कहनी है, मैंने कहीं लिखी थी, वो भेजा था एक आदमी को जाके दवाई ले आओ, तो उसने कहा जी वो तो मिल नहीं रही। मैं हैरान हो गया कि ये क्या दवाई मैंने मंगवा ली जो मिल नहीं रही। वो कोरोना से बचने के लिए कोई पैनाडोल, ब्रोफिन और इस किस्म की दवाइयाँ होती है, छोटी छोटी बुखार की आप कह सकते हैं गोलियाँ जो हैं, वो शहर में नायाब होती जा रही। अब मुझे इस बात का जवाब कौन देगा? साहब प्राइम मिनिस्टर से तो मैं सवाल नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी तो नहीं है ना कि दुकानों पे गोलियां हों। ये ऊपर से पावर आती है नीचे, यहाँ पे एक चीफ मिनिस्टर होगा, फिर चीफ मिनिस्टर के नीचे एक सेक्रेटरी होगा, फिर सेक्रेटरी के नीचे बहुत सारे, फिर डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, और फिर बहुत डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे एक बहुत स्टाफ होगा, फिर पता नहीं ड्रग इंस्पेक्टर होंगे और अल्लाह जाने क्या क्या होगा। अब मुझे ये कौन लेके देगा बुखार की गोली नहीं मिली? तो भाई बुखार की गोली ले दो। और दूसरी बात है, एक और बदकिस्मती हमारे देखे बुखारी साहब और जावेद, ख़ास तौर पे आप और जी सर, मुजम्मल असलम साहब हैं कोई, मैं उस दिन भी नहीं खुशी आई डोंट नो, उसने जावेद ने बताया था हुई थी, फाइनेंस मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर। वो उस आदमी ने कैसर बंगाली जैसे शख्स पर यह इल्ज़ाम लगा दिया है कि वो रियासत मुखालिफ है। अब मुझे बताएं, हर चीज़ मुमकिन है, आप क्रिटिसाइज़ करें, आपको हक़ है, लेकिन रियासत मुखालिफ होने का इल्ज़ाम लगाना जो है ना, मोहतरम क्या नाम है, ये सर्टिफिकेट देने का इख्तियार किसने दिया इनको? क्या नाम है इनका? मुजम्मल असलम साहब, आ जाएँ आप इक़्तिदार के अंदर, कल आप इक़्तिदार में नहीं होंगे। कैसर बंगाली, जब कभी से मैं इसको जानता हूँ बतौर उस्ताद के, बतौर एक माहिर के, कैसर बंगाली ही रहेगा, आपको कोई भी नहीं जानेगा। तो सौ बराए मेहरबानी लफ्ज़ों का चुनाव करते वक्त आप भी इस्तेमाल करें। पता नहीं क्या मसला है कि पूरे की पूरी पार्टी जो है और इसकी सारी क़यादत जिस सतह की भी है, वो जो लफ्ज़ों का चुनाव है वो नहीं दुरुस्त कर पा रही। और एक दूसरी तरफ उस दिन मैंने आपको बताया कि ठट्ठा में किश्तियाँ उलट गई थी, अभी तक 3 माहीगीरों की तलाश है, वो नहीं होगी। 9वां दिन है, 9वां दिन। जी बुखारी साहब, कौन सी खबर लेंगे आप? देखिए जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो ऐलान जंग किया है, वो उसमें से एक बात मैं अभी कर लेता हूँ आपसे, और बहुत सारी बातें मुझे बाद में करनी है। वो ये कि उन्होंने कहा कि अगर JLO ने फैसला कर लिया और वो चल पड़े, जो उनका प्लान है अब 27 फरवरी को आने का, तो फिर कठपुतली के दरमियान वो एक दीवार बन के खड़ी होंगे। मैं उनकी इस बात से मुत्तफिक हुए बगैर नहीं रह सकता। मैंने भी पाकिस्तान की सियासत को देखा है, खान साहब ने भी देखा, खान साहब तो खुद उस पार्टी में थे, और एक ही पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके पास ग्रास रूट लेवल पर स्ट्रीट पावर है। इस पर बात करूंगा तफसील से जब। वैसे एक और पार्टी भी है जिसके पास स्ट्रीट पावर है और उसका नाम है JUI। जी आप कौन सी लेंगे? देखिए जी, मैं तो आज जिस पे हम काफ़ी बात भी करते हैं, ये जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स ऑफ 5 कश्मीरीज एंड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, इस पे करते हैं जी आज। जी आई थिंक ये बड़ा एक आउटस्टैंडिंग इशू है इंटरनेशनली कि इस्लामोफोबिया का, जिस पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया है और पाकिस्तान भी प्लान कर रहा है नुमाइंदा मुकर्रर करने की। मेरे ख्याल इस पर भी बात करनी चाहिए कि दुनिया को अब ये जो इस दीन इस्लाम की नफ़रत या किसी भी दीन के साथ नफ़रत है, उससे निकलना चाहिए। जी बुखारी साहब, स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप? अपने दोस्त, अपने नौजवान लीडर बिलावल भुट्टो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसके बयान से आप बड़े इम्प्रेस लगते हैं मुझे आज उसके बयान से। जी मैं उसने ऐसा ना हो कि आपका ये इम्प्रेशन वैसे हो जाए 2-3 जैसा सेनेट में जब वोटिंग के लिए जा रहे थे बात, तो बड़े मुतमईन थे कि आज तो हम उड़ा देंगे इमरान खान की गवर्नमेंट को क्योंकि वोट हमारे पास ज़्यादा है। लेकिन जब वोट खड़े हुए और कहा खड़े को बताओ वोट किसने किसको उसके ऊपर भी मैं तबसरा कर दूंगा। ये ना हो कि वैसे ही हो जाए। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि ये जो 27 फरवरी का मार्च है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, ये इसके कई पहलू हैं और ये कई पहलुओं की वजह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इस मुल्क की एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत ने बहुत पहले को 3-3.5 साल पहले कहा था
कि इस मुल्क में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, एक पीटीआई और दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नून लीग का नाम इसलिए चूँकि उन्हें नाम अच्छा नहीं लगता, ना उसकी लीडरशिप अच्छी लगती है, इसलिए उसका नाम उन्होंने नहीं लिया था। अगर मैं उनकी ये बात तस्लीम कर लूँ तो फिर उन्हें इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के लिए अब तैयार रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो ऐलान जंग कर दिया है। 2-3 बातें जो बिलावल ने कही हैं, एक तो उन्होंने ये कहा कि तब्दीली के नाम पर तबाही चल रही है इस मुल्क में। मेरे ख्याल से इससे ना इत्तफाक ना करना इस राय से बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि कोई इसमें दो राय नहीं है कि मुल्क माशी तौर पर तबाही के दहाने पर नहीं खड़ा, बल्कि तबाही के कुएं में गिर चुका वैसे है। आपको मैं इंटरप्ट तो करना नहीं चाहिए, मुझे मुझसे बहुत सीनियर हैं सर। अगर हम तबाही के दहाने पे खड़े हैं तो ये लोग क्यों नहीं आते सर? मैं अर्ज कर रहा हूँ आपसे, परवाह ही नहीं है लोग। रोज मैं बताता हूँ रेट बढ़ गया, रेट बढ़ गया, लोग ये भी- पता नहीं सर, मुझे एक क्यों और ये बता लग दो, रहा है। क्यों ये 3.5 साल से हम तबाही के किनारे पे खड़े हैं और अपोजिशन अपने अपने ड्राइंग रूमों में बैठी है। देखिए, मुझे अब पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि ये जो 2 ऐलानात हुए हैं, एक बिलावल जरदारी साहब का 27 फरवरी को और एक JUI के चीफ मौलाना फजल रहमान का 23 मार्च को, मुझे लग रहा है कि इसमें खैर मुझे पता नहीं क्यों नहीं लग रही। वो तो खैर जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि तारीख में लिखा जाएगा कि जियाले जो हैं वो कठपुतली के रास्ते की दीवार बन के खड़े हो गए हैं। ये क्या ये जो recharge statements हैं। एक सेकंड प्लीज। कठपुतली, ये क्या लफ्ज़ है कठपुतली? कि कठपुतली के रास्ते में दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। रास्ते में दीवार बन के खड़े हो जाएंगे। ये कुछ समझ नहीं आ रही। मैं समझाता हूँ आपको, प्लीज, ये मेरे को समझ नहीं आ रही। सिंबॉलिक है ये कि हम जो पीटीआई समझती है कि हम ये टेन्योर भी पूरा करेंगे, जो ये समझते हैं कि अगले 5 साल भी हमारे हैं, तो वी विल सी हाउ यू डू इट। ये बयान जो है इसका मतलब ये है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखें गुजारिश ये है, बिलावल साहब का ग्रीवांस समझ में आता है पहले दिन से, जब से ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई है 2018 के इलेक्शन के बाद। सिंध पर 5 मरतबा चढ़ाई हो चुकी है, कभी एमरजेंसी के नाम पर, कभी आर्टिकल 149 के नाम पर, कभी एमरजेंसी लगाने के नाम पर। बहुत सारे हवालों से सिंध की गवर्नमेंट को छीनना कह लें या उसको उजाड़ना कह लें, इसकी कोशिशें जो हैं वो की जा चुकी हैं। चाहे वो वहाँ के गवर्नर हैं, वो सुबह से शाम तक बयान देते रहते हैं, या जो प्राइम मिनिस्टर साहब के चहीते जो फ़ौज है स्पोक्स पर्सन की, उनका तो सिंध तो उनको नहीं मिला है। और यकीनी तौर पे जो लोग पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं वो इस बात पे कन्विंस हैं कि पीपल्स पार्टी से सिंध छीनना इतना आसान काम नहीं है जिस तरह पंजाब जो है वो नून लीग के हाथ से छीनना। कुछ ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट के बारे में भी उन्होंने कहा है बिलावल ने कुछ। अच्छा खान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी की जो असल बात है वो ये बात है, वो अपने 27 मार्च वाले जो 27 फरवरी वाले लॉन्ग मार्च पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं, जो कि मुझे तो जहाँ तक समझ आती है ये सारी कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन का बयानिया है जो 3.5 साल से चल रहा है। क्या दिया ना हमने? डेट पे डेट दे रहे हैं, होना हमाना कुछ भी नहीं है। अगर ये तमाम अपोजिशन यूनाइटेड होती तो एक कॉल देती, अगर हो गई 27 को अगर हो गई तो फिर देखेंगे ना। माजी में एक सेकंड ना, पहले भी पीडीएम इकट्ठी हुई थी ना, जब टाइम आया तो पीडीएम खत्म हो गई। तो इसलिए पीडीएम को तोड़ने वाले लोग अब खान साहब के साथ भी नहीं है भाई साहब। आज भी वही लोग हैं जिन सहारों की आप इशारा कर रहे हैं, आपने 2 दिन पहले देख लिया था। फिर किस सहारे की वजह से ये लोग वोट देने नहीं गए? मैं अर्ज करूं, सहारे से के नतीजे निकले एक बल्दियाती इलेक्शन केपीके का। बुखारी साहब बात पता क्या है? अच्छा, मेरा ख्याल है अपोजिशन को जो सारे सब्जेक्ट मेरे बहस आएंगे आज के प्रोग्राम में। पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा सिंपल है कि हमने करना कराना कुछ नहीं है, हमने सिर्फ ट्वीट करने हैं, तकरीरें करनी है, जलसे करने हैं, रैलियां निकालने, अपनी रेलेवेंस रखनी है, एंड दैट्स इट। इतने में क्या होगा? मार्च गुजरेगा, रमज़ान आ जाएगा, रमज़ान के बाद आपको भी पता है कौन सी ऐसी हुकूमत है जो रमज़ान के बाद टेक ओवर करने की पोजीशन में होगी और ऐसा बजट पेश करेगी। बजट देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, हर चीज़ के लिए मेरे पास तेरे लिए सवालात हैं, इनके पास भी हैं। पहले हम बिलावल से निकल के कहीं आगे जाएं। बिलावल ने जो कहा के अलावा, तकरीर के अलावा कुछ भी नहीं। खान साहब एक जुमला उसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसने कहा जो IMF से मुआहदा किया गया है ये गरीब और अवाम और गरीब गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वालों के खिलाफ साजिश है। इसी बयान पर मैं आपसे माफी मांगता हूं। 3 दिन पहले यूसुफ रजा गलानी, इनके लीडर जो हैं,
क्या बहाने मारे। बुखारी साहब बात छोड़ देना, ये बयानात ही हैं सिर्फ, वैसे तो जवाब आ गया। कार्रवाई। इतना इनको दर्द होता भाई, इस तरह के बिल्स का तो सारे पहुंचते। जावेद देखो ना, मैं उस जाना नहीं चाहता, मेरा रोल नहीं है, फिर मेरा टाइम गिना जाएगा, मैं ज़्यादा बोल जाऊँगा जी। बुखारी साहब, ओह थैंक यू वेरी मच। हाँ। अच्छा, बात ये आप है, पार्टिसिपेट करा करें, ये जरूरी नहीं कि आपको बुलाया जाए, नहीं सर, आप छीन लिया करें, गेंद आ रहा है तो पकड़ें। नो, प्ले। आई फाइंड इट रूड इफ ही इज टॉकिंग और इफ ही इज नहीं, टॉकिंग। रूड नहीं होता, दैट इज मतलब रूड। उसको सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो ना उसको। सर, in the art of television you do not interrupt the other person. No, you That's the way. do not interrupt, बल्कि जिसको सांस लेने लगे पकड़ लो। नहीं सांस गला फाड़ना मैं। पीजे, we want to listen to you. देखें, बात सुने, बिलावल का ये जो लॉन्ग मार्च है उसका पूरा राइट है एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बिल्कुल लेके जाए वो। लेकिन जब हम एक डिस्कशन करते हैं, स्टेटमेंट्स देखते हैं टेलीविज़न पे, अखबारों के अंदर, कि दैट डेमोक्रेसी शुड फ्लरिश, वेल डेमोक्रेसी शुड फ्लरिश विद इन द पार्लियामेंट, नॉट आउटसाइड ऑन द रोड, बिकॉज यूर ऑलरेडी, आप वैसे ही आप रोडों से निकल के इलेक्ट होकर आप पार्लियामेंट में आ गए हैं। ये अब क्या तो करें, दे शुड नॉट डू एनी जॉब सर, कोई ना जुलूस निकालने, कोई जलसा ना करे। ओके, टू योर क्वेश्चन, जुलूस निकालो, क्या इस जुलूस के बाद कीमत कम हो जाएगी? जुलूस के बाद कीमत तो पेट्रोल कम नहीं होगी ना, कभी भी नहीं होगी ना। हाँ। अब जो लूट पाट होनी है वो तो हो चुकी है, बिल्कुल हो एग्री विद यू। चुकी। तो कुछ छोड़ दें कि सर, सड़कों पर एहतजाज करना डेमोक्रेसी का एसेंशियल हिस्सा है। दुनिया में नहीं होता, दुनिया बट दैट इज नॉट द आंसर फॉर अस, इट इज नॉट द आंसर। Oh, yes. आप वैसे क्रिटिकल इकोनॉमी में फिर रहे हैं, आप इसको आके डिस्टेबलाइज अप करोगे और आप समझोगे कि ऑल ऑफ अ कहना चाहते हैं कि सर, एहतजाज करें, मुझे कह रहे थे करना चाहिए, लेकिन आप किसी को दिन दिहाड़े निकालने की बात मत करें। वो कह ले, मैं पूरी बात मेरे ख्याल से मैं कह लूँ पूरी। अच्छा, अब बात यहाँ आती है कि इस वक्त वो एक अपना एक ओपिनियन दे रहे हैं थ्रू द पीपल, कि जैसे परवेज साहब को कहा है और गिलानी साहब को कहा है कि आए और मैन पावर इकट्ठी करें। ये मैन पावर आपको चाहिए इलेक्शंस के अंदर, ये मैन पावर आपको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ अ वोट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ कमिंग आउट ऑन द रोड्स एंड सेइंग ओ आप आ जाओ, आप 10 लाख लोग लेके आ जाए, आप 50 लाख लोग के, हमें तो ये निकलते नहीं है इसके, ये मौलाना फजल रहमान के, व्हाई इज इट दैट ही डजंट हैव अ मेजर सॉर्ट ऑफ अ मेजॉरिटी इन द असेंबली? वो लोग रोड के, हमें चाहिए, देखो सुलझी हुई बात करो, ज़रूर प्रोटेस्ट करो, ज़रूर आप बात करो, जो मर्जी करो, लेकिन आपने अपना व्यू पॉइंट देना है असेंबली के अंदर। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो जिस डायलेमा पे और हेडलॉक पे हम बैठे हैं कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के साथ उस रास्ते पे नहीं आ रही कि जिस पे उसको आना चाहिए। मैं एक अर्ज कर दूं एक जुमला बस। ये सारी कैंपेन चाहे वो पीपल्स पार्टी की है चाहे वो पीडीएम की है, फ्रेश इलेक्शंस के लिए है, जिसकी आप बात कर रहे थे कि अगर इलेक्शन के लिए मैन पावर लानी है तो लाइए ज़रूर। वो इलेक्शन ही मांग रहे हैं कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए, इसको हुकूमत को घर जाना चाहिए ताकि हम आवाम की नुमाइंदगी कर सकें। They are not serious. Who is not serious? The opposition. Of course they're Demand ही serious. गलत। और नहीं सर, आप ये देखिए, opposition is serious, लेकिन opposition is sensibly serious. It is not non-sensibly serious. उसको पता, देखें, फिर अपोजिशन को अवाम का नाम नहीं लेना चाहिए, अवाम के दर्द की बात नहीं करनी चाहिए। कौन सा दर्द, उनको इतनी कौन सा तकलीफ है। दर्द, सब अवाम की दर्द की बात करेंगे, हमें इक़्तिदार चाहिए। ख़वातीन हज़रात, मुझे तो समझ नहीं आती कि बात हम बिलावल की कर रहे हैं, उसके एक जुलूस की कर रहे हैं, उसके जलसे की कर रहे हैं, और पता नहीं उसमें से हम क्या क्या निकालना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग समझते हैं कि अपोजिशन नाम की कोई चीज़ पाकिस्तान में नहीं है और अपोजिशन और हुकूमत मिल गए हैं, तो ये फिर हम जो प्रोग्राम करते हैं, जो टेलीविज़न के ऊपर आते हैं, तो कुछ दिनों के लिए हमें भी ब्रेक ले लेनी चाहिए, क्योंकि जब सब कुछ हमें पता ही है कि यहाँ पे कोई तब्दीली का अमल जन्म ले ही नहीं सकता, और तब्दीली का अमल अगर जन्म लेने लगता है सड़कों पे, तो हमारे शकूक व शुबात उसके बारे में इतने गहरे हैं जिसका हम यहाँ पे इजहार करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए। और ये जहाँ तक बात रही सेनेट वाली, मेरा ख्याल है अगले सेगमेंट में जाएंगे, तो अगर आप तैयारी करके बैठे हुए हैं तो जो बयान है उसके बारे में अपना पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी का, उस पर ज़रा डिस्कशन कर लीजिएगा, फिर देखेंगे कि जमहूरियत किसको कहते हैं और जमहूरी पार्टियाँ क्या होती हैं और जमहूरी रवैये क्या होते हैं, और क्या जमहूरियत में अपोजिशन को सड़क पे आना चाहिए या नहीं। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। ये जो तासर है और जिसका जावेद बड़े डट के उसको कहता है कि चूँकि डील हो गई है, अब ये रहता बात है कि जब पूछा जाए डील किससे हुई है, कोई जवाब नहीं दे रहा। ये सवाल
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने से भी किसी ने किया, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से किया गया, DGISPR ने भी किया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बहरहाल एक लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अगर डील होगी है तो फिर हमें कोई सियासी एक्टिविटी करनी नहीं चाहिए, कोई जमहूरी एक्टिविटी करनी नहीं चाहिए, कोई सहाफ़ती एक्टिविटी करनी नहीं चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए कि डील कब ख़त्म होगी तो हमने फिर क्या करना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये जमहूरियत में ऐसा ही होता है। जमहूरियत गंडासे लेके दूसरे आदमी की गर्दन को काटने का नाम नहीं है। 5 साल का हक है उनके पास, उस 5 साल में अपोजिशन कामयाब होती है नाकाम होती है, ये एक डिबेट है। उसकी कामयाबी में क्या वजूद था और नाकामी किन बुनियाद पर है, ये अलग बात है। बखैर साहब, यू हैव ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके सामने जी, मैंने देखा, मैं उसी के हवाले से जी, आप उस पर बात करें, उसमें पता लगेगा कि क्या हो क्या गया। पहली बात तो ये है कि हमें इस पे इत्तेफाक करना चाहिए कि जमहूरियत में प्रोटेस्ट का राइट जो है अपोजिशन के पास ये इस्टेब्लिश्ड है। अगर ये नहीं है तो फिर कोई अपोजिशन होती ही नहीं है। ये मेरा ख्याल है हम आदी हो गए हैं मिलिट्री डिक्टेटरशिप के, क्योंकि आधी से ज़्यादा हिस्ट्री हमारी मिलिट्री डिक्टेटरशिप के तहत रही है कि कोई अपोजिशन होनी नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरफ आपने इशारा किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है मेरे लिए। सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने उसी तरफ जिस तरफ जावेद ने इशारा किया था उसके ऊपर ये कहा है कि पीपल्स पार्टी के वो 6 अरकान जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की सेनेट चेयरमैन के नामजदगी की मुखालफत की थी और वोट भी नहीं दिया था, उनका सफाया करना चाहिए। मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और उसकी लीडरशिप के लिए वो ये है, इसलिए कि जिस किस्म के फिर एक्ट पास होते हैं, कानून बन जाते हैं ऐसे सेनेटर्स की इस दोगलेपन की वजह से, वो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन कानून साजी उसको कहा जा सकता है। जिसका एक सबूत, एक मिनट में आप बात दूं, ये जो 6 सेनेटर हैं ये इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आए थे। ये शामिल कर लीजिए प्लीज। बिल्कुल, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इंडिपेंडेंट होके आए थे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो बिल पास हुआ है जिसके लिए सारी मनूवरिंग की गई है, ये एक तो मैं छेड़ना नहीं चाहता था हाँ, लेकिन ये गुफ्तगू जो है ऑटोमेटिकली छिड़ जाएगी कि इस हुकूमत के सबसे मुश्किल काम जो हैं वो कैसे हुए, किसने कराए, उसके ऊपर अब डिबेट की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारी दुनिया जानती है कि जो इनको लेके आए थे उनकी सरपरस्ती की वजह से इन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत तोड़ी, वहाँ बाप बन गई ओवरनाइट, बाप बन के इनकी हमायत हासिल हो गई उनको। सेनेट के चेयरमैन संजरानी साहब का इंतखाब जो है वो किन्होंने कराया था, कैसे कराया था, जिसका हवाला मैंने ये रज़ा रब्बानी की गुफ्तगू में भी दिया है, वो भी सबको पता है। किसने 2 बजट पास करवाए और किस तरह से हुए वो भी आपको पता है। 64 बिल एक दिन में पेश हो के पास कैसे हो जाते हैं ये भी सबको पता है। तो ये जमहूरियत की नफ़ी है, ये जमहूरियत की प्रोजेक्शन के लिए नहीं है। इस किस्म के इक़दामात जब भी होते हैं तो जमहूरियत जो है वो कमज़ोर होती है। मेरा ख्याल से हमें अपोजिशन का साथ इसलिए देना है कि हमें लोग कहते हैं हम 4th पिलर ऑफ द स्टेट हैं। ये अगर रूसो की थ्योरी आप पढ़ें तो हम 4th पिलर हैं। 4th पिलर की हैसियत से हमारे स्टेक्स हैं हुकूमत के गलत कामों पर तनकीद करने का, न सिर्फ हम पर राइट है, हम पर फ़र्ज़ है। जावेद, आई गो टू द जावेद, ये जावेद नहीं, हम अब देख रहे हैं, हम स्पेसिफिक चल रहे हैं। आपने जो बात कहनी कह दी, अब हम आगे चलते हैं कि हो क्या रहा है। सेनेट में जो लोग इलेक्ट होके आए इंडिपेंडेंट, उन्होंने दरख्वास्त दी जाके चेयरमैन को कि हमें हुकूमती बेंचों पे पहले बैठे होते, सेनेट इंतखाबात से पहले वो हुकूमती बेंचों पे थे, जिसके बाद अचानक उन्होंने चेयरमैन सेनेट को जाकर दरख्वास्त दी कि हम अपोजिशन के बेंचों में बैठेंगे, और अपोजिशन के बेंचों में बैठने के बाद उन्होंने रज़ा क्या नाम है उसको, यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे दिया। अब बड़े आराम से इस पर आप अपनी राय दें कि ये खेल क्या है। अच्छा इफ्तिखार साहब, मैं 2-3 चीज़ों का बड़ा क्लियर ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि ये अपोजिशन डे 1 से कंप्रोमाइज्ड अपोजिशन है। मुझे इसमें कहने में कोई मुज़ायका नहीं है। हर जगह पे जिस जगह मेरा मौका आया है, इस अपोजिशन ने स्वाय बयानबाजी के इसके अलावा कुछ नहीं किया। मेरा ऑब्जेक्शन इस अपोजिशन के साथ ये है कि अगर आप बयानात देते हैं तो फिर अमली तौर पे भी बताएं। अगर अमली तौर पे पाकिस्तान में महंगाई है तो फिर अमली तौर पे चीज़ें करें। ज़बानी कलामी ट्विटर पे तकरीरों में अपनी आप रेलेवेंस करने के लिए ये काम मत करें। अब आ जाए सेनेट के इलेक्शन पे। जिस वक्त इफ्तिखार साहब वोटिंग हुई है, वोटिंग से एग्जैक्ट 1 घंटा पहले आपके पास हुकूमती अरकान ज्यादा थे,
ठीक है, जैसे वोटिंग का टाइम आया आपके हुकूमती अरकान लेफ्ट राइट हो गए। ये किस तरह की आप बात कर रहे हैं? हर चीज आप compromise। आप पढ़ नहीं रहे, मैं आपकी मदद अपोजिशन की बात कर रहा मैं हूं। आपकी मदद करता हूं। सॉरी, अपोजिशन की बात कर मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने और यूसुफ रजा, एक सेकंड, एक और ऑन रिकॉर्ड बताओ, यूसुफ रजा गिलानी साहब जिस फौतगी की बात कर रहे हैं वो 5 दिन पहले हुई थी। नहीं, वो कुल थे उस दिन। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने अपने एक बयान में कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को, हिज़्ब इख्तिलाफ का जमा का सीगा इस्तेमाल किया, जमातों को उन नरम दिन अरकान और सेनेटर्स का सफाया करना चाहिए जो अपोजिशन बेंचों पर बैठते हैं लेकिन वोट हुकूमत के लिए देते हैं। इससे ज़्यादा बबांगे दौल जमहूरियत के हक में कोई शख्स बहुत नहीं अच्छी स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। वो ये कर सकते सिर्फ बयान किया तो वो यही कर सकते ना। नो, ये नहीं कर सकते। जब तक लीडरशिप चाहती तो ये सारे काम बिल्कुल होने थे। देखिए, नंबर 1, जब आप पार्लियामेंट में बैठते हैं, इंडिपेंडेंट का मतलब है इंडिपेंडेंट। They don't belong to the government, they don't belong to the opposition. But if they sit with the government as independents, आप उन पे कोई चेक नहीं रख सकते बिकॉज उनकी डायरेक्टिव्स में आप नहीं आ सकते। ये इसको कहते हैं डेमोक्रेसी। अगर ऑपोजिशन बेंचेस में अगर वो बैठे हैं 6, तो दे आर नॉट अंडर ऑब्लिगेशन टू सपोर्ट द ऑपोजिशन बिकॉज इंडिपेंडेंटली दे सपोर्ट व्हाट इज राइट फॉर देम, व्हाट इज राइट फॉर द कंट्री। सो ये उनकी एक सोच है। अब यहाँ बात आती है कि हम ये इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, उन पे आप ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई आप अपनी पार्टी के अंदर ये करो जो आपने डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, पीटीआई अपनी के अंदर करे। ये जो है वेदर ऑपोजिशन के या गवर्नमेंट के हैं, आपका कोई इन पर राइट नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पार्टी के नहीं है। एक दूसरा, जब हम बात करते हैं कि यहाँ हम पार्लियामेंट्री नॉर्म्स नहीं फॉलो करते हैं, सर जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इन्फोर्स्ड डेमोक्रेसी कर रहे हैं। ये इसने क्यों नहीं हमें वोट दिया? और भाई पीपल्स पार्टी का अपना बंदा होगा, पकड़ो उसको, जो मर्जी हो, जिस मर्जी का नाम ले लो, लेकिन इस पे पॉलिटिक्स करनी और स्टेटमेंट्स देनी, आई थिंक इट्स रॉन्ग। और दूसरा, सादिक संजरानी के इलेक्शन में कितनों को नोटिस हुए, कितनों को आपने, बिकॉज इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है। एक मैं उसके इलेक्शन की बात कर रहा हूं। देखें, एक और चीज यहाँ जो सबसे बड़ी जो चीज़ है इफ्तिखार साहब, वो एक चीज़ है कि हम एक दूसरे पे प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। मुझे ज़्यादा पता है, आपको ज़्यादा नहीं पता, या मैं ज़्यादा पार्लियामेंट्री फॉर्म को जानता हूँ, आपको नहीं पता। ये हमारा एक नॉर्म इस वक्त बन गया है। और हम क्या करते हैं, इनका फेवरेट वर्ड, हम गरीब को पागल बनाते हैं, या बिल्कुल ठीक बात की आप, वो हम यही करते हैं। क्योंकि अब यहाँ है ऑपोजिशन तकड़ी है, ऑपोजिशन बिल्कुल तकड़ी है, लेकिन वो ऐसी ऑपोजिशन कर रही है कि कल उन्होंने आके हुकूमत भी करनी है, उन्होंने कल हुकूमत करनी है। दिस इज अ गवर्नमेंट इन वेटिंग। वो इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन अगर करेंगे तो कल मुझे तो फिर वही एक वो नवाज शरीफ का आ जाता है, यार हुण मैं की करांगा, इन्होंने तो बेड़ागर कर देता है। तो फिर वही बात आ जाएगी ना कि आपके हाथ में आएगा, आप क्या करेंगे। आज इमरान खान क्या रो रहा है? ठीक बात है, पंजाब हुकूमत चेंज होनी थी, ठीक है, इसलिए नहीं चेंज की तो कोई और आ जाएगा, छोड़ दें ये बातें। एड्रेस करने बैठे थे, सब कंप्रोमाइज्ड हैं कि क्या एक स्ट्रांग अपोजिशन हुकूमत में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो कैसे होती है वो? स्ट्रांग अपोजिशन को अपना रोल अदा करना चाहिए। सड़क पे आगे रोल करेगी, बयान देके करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेगी। 3 महीनों की डेटा नहीं देती है, 3.5 साल बाद उनको याद पता ना यार, उनको पता ना, उनको पता है, तो फिर किस बात की हम उनकी रियलिटी मैं अर्ज करूं, ये रैली जिस तरह की बिलावल भुट्टो ने अनाउंस की है, ये एक दिन में ऑर्गेनाइज नहीं होती। खुदा के लिए उन्होंने कराची से चलना है, सही बात, उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचना है, रास्ते के अंदर उनका खाना पीना, उठना बैठना, लोगों का जमा होना, साल चाहिए इनको, रैलियां निकालनी चाहिए, लेकिन कम से कम चंद हफ्ते जरूर चाहिए होते हैं। और बुखारी साहब 1 या 2 हफ्ते की गेम है। आप देखें ना, अपोजिशन ने इन्होंने डेटा पर तो नहीं चलना ना, जहां हुकूमत पे भी हल्का सा प्रेशर रह जाए, आगे टाइम भी पूरा हो जाए, इनकी रेलेवेंस भी रह जाए, और उसके बाद रमजान आ जाए, बजट आ जाए, और ये बहुत ही नाइव व्यू है। हर गवर्नमेंट पे प्रेशर आना चाहिए, हर गवर्नमेंट इसके बगैर डेमोक्रेसी नहीं फ्लरिश करती। बिल्कुल सही बात की। अब प्रेशर किस किस्म का, ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं भाई, आप दबा के निकलो, बट प्लीज आपको और मुझे बता दो कि भाई कल हम अगर हम आते हैं, या हम आपको जिस तरह इन्होंने कहा है इलेक्शंस हो जाएंगे, क्या आपकी कीमतें आप कल कम कर देंगे? प्लीज गिव अस दैट एश्योरेंस। ख्वातीन हज़रात, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे जाने से पहले एक बात मैं ज़रूर कहूँगा। जमहूरियत
जमहूरी अमल, जलूस और जलसा कोई 1+20 का फार्मूला नहीं होता। ये ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं। इसमें कुछ ऐसी हकीकतें होती हैं जिसका इल्म लीडरों को भी नहीं होता, और जब लीडर फैसला करते हैं तो उनको बेइंतहा मुश्किलात भी सामना करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है कि मैं रैली कराची से निकाल के इस्लामाबाद जाने का ऐलान तो कर दूं और सुबह कोई एक ऐसा डेवलपमेंट हो जाए कि हर शहर पे लोग इंतज़ार में आ जाएं, सड़क पे खड़े हो जाएं। ना तो हमारी सियासी जमातों ने इतनी मेहनत की थी माजी में, ना ही इतनी ऑर्गेनाइज सियासी जमातें बनाई थी। इसकी वजह एक ये भी है, लेकिन ये उनका हक है और हमें इस हक को तो सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था सर। दिसंबर में आप मार्च की डेट दे रहे हैं, 3 महीने की डेट। बहुत तैयारी का यहाँ पे टाइम बैठ के कहना बड़ा आसान है एज एंकर डेट्स के बारे में, बिकॉज शायद हम उन जुलूसों में जाते भी नहीं जिनकी हम यहाँ पे इतनी हमायत करते हैं कि हमें लाजमी तौर पे वो जुलूस कामयाब होते हुए नजर आने चाहिए। मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, ख्वातीन हज़रात जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम है ख्वातीन हज़रात। ब्रेक में जब हम गए तो बात हो रही थी, जावेद का मौक़िफ़ ये है, जावेद कहते हैं कि ये आपको किसने कहा कि मैं अपोजिशन की हमायत नहीं करता। वो तो कहते हैं कि अपोजिशन के बगैर तो जमहूरी चल ही नहीं सकती। असल में उसको अपोजिशन के इस रवैये पर इत्तेफाक नहीं होता। वो कहता है यार एक तारीख दे दें, बस ये रोज़ की तारीखें ना दें, एक तारीख दें और जो करना है ये कर जाएँ। ये है इसका मौक़िफ़। मैंने कहा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि ये ना समझें कि ये अपोजिशन के ख़िलाफ़ है। अपोजिशन के ख़िलाफ़ नहीं है, ये कहते हैं अपोजिशन एक फ़ैसला करे, एक तारीख दे दे मुझे, मैं आराम से जाऊँ। और ये जुलूस में जाता है, जलसे में जाएगा नहीं जाता, कहता है मेरी मर्जी है, ये मेरा जमहूरी हक है, मैं जाऊँगी जाऊँ। वो अपने खिलाफ ऑपोजिशन में है, उसके दूसरा नहीं है। लेट्स गो टू दी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यू नो बुहारी साहब, आई विल रिक्वेस्ट यू टू ओपन इट। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और वेरी सीरियस मैटर पीजे, कि जो मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जो हिंदुस्तान में हो रहा है, एक बच्चा जो कश्मीरी गलती से सरहद पार कर गया है, जो भारतीय स्कूल में तलबा को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने पर एक टीचर को मौत करी है, इन सब चीज़ों को आप देखें और मुझे बताएं कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। सर व्हाट इज़ गोइंग ऑन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एड्रेस द इंडियन हाई कमिश्नर कि सर वर्किंग बाउंड्री से आपका एक किसान इधर आ गया और हमारे रेंजर्स ने उसको वापस कर दिया। वहाँ कश्मीर के अंदर आपको पता है कि वहाँ के भी लोग आते हैं, यहाँ के भी क्रॉस बॉर्डर चले जाते हैं, पर्टिकुलरली रावलाकोट के एरिया के अंदर। ये बड़ा एक नॉर्मल होता है, बच्चे चले जाते हैं, बच्चों को नहीं पता। अब द क्वेश्चन इज़ आप उनको रख लो या आप उनको गोलियाँ मार दो, दैट्स नॉट अ साइन ऑफ ब्रेवरी। आपने वहाँ, आपको पता है, मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि आपने निहत्ते शहरियों को उनका हाल क्या किया। हम बार बार आपको बताते हैं, लोगों को बताते हैं, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट बाहर जा रही है। हम वहाँ बताते हैं कि इंडियन सोल्जर्स प्रेग्नेंट औरतों को बेनेट मारते हैं, मारे हैं। ये कहाँ होता है, मुझे बता दें, ये कहाँ होता है। आर्मी जो होती है उसकी अपनी एक इंटेग्रिटी होती है, उसकी एक ऑनर होता है, और वो ऑनर के अंदर ये किलिंग्स नहीं करता। वो एक शायद हमारे सिपाही को मार देगा, लेकिन हमारा सिपाही भी आपके बंदे को मारेगा, सिविलियंस को हम नहीं मारते। अब बात आती है कि इस वक्त क्या हो रहा है, ये पुलवामा में, और ऑफ कोर्स वहाँ जो एक बादगाम में ये जो काम हुआ है कि 5 लोगों को बेचारों को मार दिया। वर दे आर्म्ड? प्लीज टेल मी, वर दे आर्म्ड? नो, दे वर नॉट आर्म्ड, सिविलियंस थे। आपने उनको मारा, आपने 1 साल के अंदर उनको बेचारों को उसके अंदर रखा, बिल्कुल कंप्लीट इन आइसोलेशन, ना इंटरनेट ना कुछ। एक दुनिया कोई नहीं बोली। मुझे डर आप पे नहीं है, क्योंकि आप जो एथनिक क्लेंजिंग कर रहे हो मुसलमानों की, याद रखें ये जो आपके टेररिस्ट्स हैं, हार्ड लाइनर्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, मुझे उनसे डर नहीं है। और एक और बात मैं बहुत साहब आपको बताना चाहूँगा कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने कहा है कि एक साजिश के ज़रिए पहली मरतबा भारत जो है वो हिंदू वज़ीर आला लाने की कोशिश कर रहा है मकबूजा कश्मीर में। एंड आई वुड लाइक यू टू एड्रेस दिस पॉइंट, वेरी सीरियस पॉइंट। मुझे आप इजाज़त याद दीजिए रखें कि उसके बाद जब वो हदूद बंदी नहीं की गई, नई डिमांड, मुझे आप इजाज़त दीजिए कि मैं थोड़ा सा एक बुनियादी टाइम का मद्देनजर रखते हुए जो मर्जी कीजिए। 5 अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद, जिसके तहत उन्होंने आर्टिकल 370 और आर्टिकल 15A को रिवोक करके हड़प कर लिया कश्मीर को, मेरे ख्याल से उनको लाइसेंस मिल गया है कि कश्मीर में वो जो चाहे वो करें। चूँकि हमने इसके ऊपर क्रिमिनल खामोशी इख्तियार की,
मेरी हुकूमत ने इसके ऊपर क्रिमिनल खामोशी इख्तियार की, सिर्फ बयानात से ये बात बनने वाली नहीं थी। हम सदा कहते रहे हम कश्मीरियों के साथ हैं, हमारे मुल्क में कश्मीरियों के लिए जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, हमने जो न्यूक्लियर बम बनाया था, ये सब कुछ जो है इसके पस मंज़र में कश्मीर की आज़ादी बहुत बड़ा फैक्टर थी। लेकिन जब हमने खामोशी से ये सब कुछ होने दिया, इसके बाद जो है वो मोदी साहब जो हैं उनकी आंखें भी खुल गई हैं, मोदी साहब का डर और खौफ जो था वो भी निकल गया है, और वो ऐसे ऐसे इकदामात वहाँ हो रहे हैं कि जिसका कोई तारीख में हवाला नहीं मिलता। आप हिटलर के जो हॉलोकॉस्ट है उसको भूल जाएंगे, जिस किस्म की मुस्लिम कुशी इस वक्त भारत के अंदर हो रही है। और कल प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत पते की बात कही थी कि पूरा मगरब जो है वो बेगैरती, बेहयाई और बेहिसी की नींद सो रहा है। इसके ऊपर हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए अपने तमाम प्रोग्रामों में। हम मीडिया की जिम्मेदारी है ये कि हम मगरब को ये रियलाइज़ करवाएं कि आपके पेट में बड़ा दर्द उठता है अगर कहीं एक इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो जाती है। आपकी NGOs करोड़ों और अरबों डॉलर के साथ पूरी दुनिया के अंदर आपका प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, लेकिन आपकी आंखें जो हैं उनको कश्मीर दिखाई नहीं देता है। ये बहुत जुल्म की बात है, और यही वजह है कि हिंदुस्तान वहाँ वो कुछ कर रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। देखिए, जो वाक़यात अभी आपको खान साहब ने बयान किए हैं, जिस तरफ इशारा किया PJ मीर ने, वो सारे वो इश्यूज़ हैं जो ऐसा लगता है कि इंडिया हैज़ नो चेक ऑन इट। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC जिनसे हमें तवक्कात होनी चाहिए थी, OIC ने हमारे साथ ये किया कि वो जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, अगर आपको याद हो, उसको एक समिट मीटिंग में ला के बिठा दिया था। यूनाइटेड नेशन जो है वहाँ उन्होंने उसको प्रेसिडेंट बना दिया 2 दफ़ा, जो सिक्योरिटी काउंसिल है। लेकिन मजाल है वहाँ किसी के पेट में दर्द उठती हो, कोई कश्मीर का जिक्र करता हो। ये कसम पुरसी जो है ये चाहिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब को कि खुदा के लिए जुम्मे के जुम्मे चंदा इकट्ठा करने के लिए मुल्तान जाने की बजाय यूनाइटेड नेशन का रुख करें, इंटरनेशनल वर्ल्ड कैपिटल जाएं, वहाँ जाके कश्मीर के ऊपर होने वाले जुल्मों की बात करें और हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ाएं हर तरफ से कि वो इतना ज़बरदस्त एंटी मुस्लिम पॉलिसीज़ बना के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वहाँ सड़कों के ऊपर। आप देखें दिल्ली की सड़कों के ऊपर मुसलमान औरतों के बुरके खींचे जा रहे हैं। वो खुदा के वास्ते ये दुनिया को ये इमेजेस नज़र नहीं आ रहे। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि कश्मीर के ऊपर जो आलमी ज़मीर है वो बेगैरती की नींद सोया हुआ है, उसको झंझोड़ना ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो मेरा गिला पाकिस्तान से है कि जिस खामोशी और जिस बेशर्मी के साथ हमने कश्मीर को इंडिया के हवाले किया, सिल्वर जो प्लेटर पे रख के 75 दिया, साल हमारा एक बयानिया था उसको दफन कर दिया, और अब खामोशी के साथ स्वाय बयान देने से या 1 मिनट खड़े होने से या तकरीरें करने के अलावा अब हमारा कश्मीर के साथ तकरीबन लिंक ख़त्म हो गया। एक बात। दूसरी बात, मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, अमेरिका है या यूरोपीय यूनियन है, और भाई आप अफ़गानिस्तान में तो बात करते हो इंसानी हकूक़ की, तालिबान से तो डिमांड करते हो औरतों की, बच्चों की, तालीम की, और उनके साथ जो जुल्म सितम होता है उसके बारे में भी बात करते हो। आपने तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ही रेज ये किया था कि जो औरतों के प्रोटेस्ट थे उनमें से जिन लेडीज़ को अरेस्ट किया गया था उनको रिलीज़ करें, और आपको इंडिया में नज़र नहीं आता। आपने तो आज तक यूरोपीय यूनियन का एक नुमाइंदा तक मुकर्रर नहीं किया। मजहबी आज़ादी होती है, आप तो स्कूलों में बच्चों और बच्चियों को नमाज तक पढ़ने की इजाज़त नहीं है उधर। आप किस किस्म की खामोशी है? आप सिर्फ मफादात के तहत ही बोलना चाहते हैं क्योंकि आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इसलिए आप इंडिया को हर लिहाज से सपोर्ट करना चाहते हैं। एक चीज़ में लेट मी करेक्ट यू, हमने बगैरती से 1948 में ये जो हमारा जो उधर 48 की तो बात ही 47 की सर जब कश्मीर जब गया 47 की तो बात ही नहीं देखें, वहाँ आपका एक जो चीफ ऑफ स्टाफ था वो एक अंग्रेज़ था, उधर भी अंग्रेज़ था। हमारे सोल्जर्स को वापस बुलाया, हमारे सोल्जर्स, हमारे, मैं नाम लेता हूँ, कर्नल ज़ियाउद्दीन 4 मील थे श्रीनगर एयरपोर्ट पे, हम टेक ओवर कर सकते थे। द क्वेश्चन इज सर, ये 57 के बाद जब प्लेबिसाइट की बात हुई, 85 आया, आर्टिकल 370 आया, उसके बाद हमने ये बात की। लेकिन याद रखें, हिंदुस्तान का सीजन पॉलिटिशियन वो नहीं है आज जो कि था अंडर नेहरू एंड अदर पीपल, लेकिन आज आपके पास बैंडिट्स हैं। पीजे क्यों बैंडिट्स हैं? आपके 90 आरएसएस क्या है? लेट 90s में एक सेकंड, ग्रुप ऑफ बैंडिट्स, ऑन रिकॉर्ड ये बात,
लेट 90s में, अर्ली 2000 में आपकी कश्मीर के ऊपर क्या की करें यार? स्टैंडिंग थी और आपकी क्या डीलें हो रही I think थी, आप break और में जा आज रहे हैं। आप कहां खड़े हैं? फतेह मैं जा रहा हूँ ब्रेक पर, जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक ख्वाजात। जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है उसके बारे में मेरे दोस्तों ने जिस तरीके से अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, बिल्कुल इफ़ेक्टिवली है, सही है, दुनिया को देखना चाहिए। और ये जो बहुत तंजीमें बनी फिरती हैं हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की, एक तंजीम को तो चाहिए नहीं जो बच्चे की बात हम कर रहे हैं जिसकी नानी उसको रो रही है और कह रही है वापस करो, और दूसरी जो ये बात अपना बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने की है कि पिछले दिनों जो डिलिमिटेशन की गई है मकबूजा कश्मीर में नए इंतखाबात के लिए, वो इस तरीके से की गई है कि वहाँ पे भारत की तरफ से एक ऐसा बंदा लाया जाए जो भारतीय हिंदू हो। भारतीय हिंदू, ये बहुत संजीदा लफ्ज़ है, भारतीय हिंदू हो। हिंदू और बसते हैं मकबूजा कश्मीर में, लेकिन वहाँ पे भारतीय हिंदू को ला के वज़ीर बनाने की कोशिश की है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। अब देखें मुंबई में टीपू सुल्तान का एक है एक ग्राउंड उसके नाम पर, उसको भी वो चेंज करना चाहते हैं। व्हाट इज़ गोइंग ऑन? मैंने ये मुझे यार मैं रोज़ एक मैं लेटर लिखा करूँ इन तमाम लोगों को शर्म दिलवाने के लिए। और इसके साथ आज हमारे प्रोग्राम में और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम छोड़ रहे हैं। मोहित यूसुफ ने कहा है कि वो अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, और वो हम बड़ा तारीफ़ करना चाहते हैं जी कनाडा के वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया के खिलाफ बयान दे दिया। सर तारीफ़ करेंगे आप भी? मैं उसमें एक जुमला अगर आप इजाज़त दें मुझे, और एक तारीफ़ आपके लिए। और ये पहली दफ़ा है कि इस्लामोफोबिया के हवाले से पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको दो बड़े लीडर्स की तरफ से पजीराई मिली है। इससे पहले पुतिन ने, अगर आपको याद हो, एंड प्राइम मिनिस्टर थैंक्ड हिम आफ्टर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल टू हिम। और अब कनाडा का प्राइम मिनिस्टर अगर ये जस्टिन ट्रूडो ये कह रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान काश लोग उस बच्चे के लिए भी सोचें जो बच्चा क्रॉस कर गया। ऑब्वियसली व्हेन इस्लामोफोबिया की बात हम कर रहे हैं तो जो हर इंसान का हक है बुनियादी आज़ादी का, वो उसको हासिल होना चाहिए। यकीनी तौर पे आपने भी तफसील से जिक्र कर दी। हम जो कश्मीर के ऊपर बात कर रहे थे वो वहाँ होने वाले जुल्म सितम की ही कहानी है। इसमें पॉइंट आप छोड़ रहे हैं सर, आप पॉइंट छोड़ रहे हैं। देखें वो क्यों हो रहा है। आज जो हिंदुवता वहाँ पे हो रही है, इट्स नॉट ओनली ए कश्मीर, पूरे के पूरे भारत में मुसलमानों को सड़कों पे डंडों के साथ मारा जा रहा है। आपका जो सवाल है, उनको कुर्बानी से रोका जा रहा है, वो कसाबों को दुकानों से खींच के उनको छुरों से ज़िबा किया जा रहा है। सवाल है कि अगर हिंदुवता होगी तो फिर हमारे इलाके के जो इंतहा पसंद दोस्त बिल्कुल हैं, जो हमने मैं पहले उनको कैसे रोक बिल्कुल सकूंगा? सही बात है, आपने पहले भी कहा ये। मगर हमें वो रवैया तर्क करना पड़ेगा कि हम भारत के कहने पे हाफिज सईद जैसे बंदे को जेल में भेजते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक उसके कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इंटरनेशनल आप कह लो जो राइटर्स हैं उन्होंने भी क्लियर किया। इसका सोल्यूशन क्या है? इनका जो सवाल था व्हाट इज हैपनिंग सर, व्हाट शुड हैपन इज, आपके पास दो चैंपियंस हैं कश्मीर के, बैरिस्टर सुल्तान महमूद हु इज द प्रेसिडेंट एंड सरदार अतीक, अ ग्रेट फाइटर फॉर द कश्मीर कॉज। इन दोनों को चाहिए बाहर जाए, पाकिस्तान का कश्मीर का कॉज प्ले करें, कश्मीर सेंटर्स खोलें, फॉरेन ऑफिस के डेलीगेशंस जाएं, फॉरेन ऑफिस के डेलीगेशंस हैं, आपके कश्मीर सेंटर्स खोलें, और तब ये आप जाके, और मैं वजीर आजम से दरख्वास्त करूंगा खुदा के लिए, आप जनरल असेंबली जाते हैं, एक एड्रेस आप जरा इसके यूरोपियन असेंबली में कर दें, यूरोपियन यूनियन में कर दें, ताकि उनको बताएं। नहीं, जो इफ्तिखार साहब ने यूरोपियन यूनियन में बहुत सिंपैथी है कश्मीर में, बहुत इफ्तिखार साहब ने पॉइंट्स रेज किए हैं, इसका जो सोल्यूशन है वो बड़ा एक सिंपल सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन ये है कि वेस्ट को ऑन रिकॉर्ड रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान से उसी तरह की आवाज़ें उठना शुरू हुई और कोई चीज़ हुई तो फिर पाकिस्तान से गिला मत करिए। बिल्कुल। और आज का ये प्रोग्राम जो है इसका वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आखिरी जो सब्जेक्ट था कश्मीर, इस पर बहुत बातें की जा सकती है। इट्स नॉट ओनली कश्मीर, में फिर कहूँगा इट्स नॉट ए कश्मीर, इट इज़ द एंटायर हिंदुस्तान। इट इज़ नो लॉन्गर ओनली कश्मीर, इट इज़ नो लॉन्गर कश्मीर, पूरे हिंदुस्तान में है। जुलूस निकल रहे हैं, उनके जलसे निकल रहे हैं, उनकी वो पता नहीं है, और यात्रा हो रही है, नमाज तक नहीं अदा कर, यात्रा हो रही है। इट्स सीरियस मैटर। प्लीज़ दुनिया के वो तमाम लोग जो चाहते हैं इस खिते में कोई बहुत बड़ी वॉर ना हो, तो उनको चाहिए कि मोदी को समझाएं और मोदी की पार्टी बीजेपी को समझाएं
और आपके जो वहाँ पे लोग बैठे हैं मिशंस के अंदर, उनको मैसेज मेरा कन्वे करें हम सबका। इनको इलेक्ट भी ना करें आगे। और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आज का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम था। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले जुमेरात को। तब तक मुझे और मेरे साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।